वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस सेट्स के चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों का रिवीजन करा देता हूं जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेशंस ऑन सेट्स। 4 ऑपरेशन हमने पढ़े थे। पहला था यूनियन का होता है मिलन का मीनिंग। ए यूनियन बी को सिंबल में लिखते हैं हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर। वो एक्स सच दैट एक्स आइदर बिलोंग्स टू ए या और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो चाहे एक्स ए में हो या बी में हो तो वो ए यूनियन बी में होगा। उसी तरह सेकेंड ऑपरेशन हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड साथ ही साथ एक्स बिलोंग्स टू बी भी हो, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। उसके बाद अगला हमने पढ़ा था डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी ए माइनस बी ये इक्वल होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी वो एक्स जो ए में हो एलिमेंट्स और बी में नहीं हो। इसका उल्टा टाइप से हो गया है। और चौथा हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में लेना है और यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल देना एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी ये है u माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? u माइनस ए। एक्स बिलोंग्स टू u एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, u माइनस ए। इस चारों को एक बार वेन डायग्राम पे समझ लेते हैं। सिंपल है, एक बार ये आपका मैंने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया। ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए यूनियन बी आपका ये पूरा पोर्शन ए और बी का मिला के हो जाएगा ए यूनियन बी। ये हो गया ए यूनियन बी। उसके बाद अगला है, हम लोगों ने पढ़ा था इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में ये वाले आएंगे जो कॉमन है दोनों में। ये है अगर ए ये बी तो ये वाला एरिया है ए इंटरसेक्शन बी। फिर अगला पढ़ा था डिफरेंस, यानी अगर ये ए है और ये बी है तो ए डिफरेंस बी, ये अगर ए है तो बी कॉमन वाले एलिमेंट जो है वो निकाल देने, यानी यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाले एरिया जो ये कॉमन वाला जो है वो निकल गया, तो ये हो गया ए माइनस बी। और वो इधर वाला जो है ये बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक ये वाला पोर्शन बी माइनस ए हो जाएगा। उसी तरह अगला था ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट अगर ये ए है तो ये यू में से ये इतना, ये पूरे एरिया में से ये निकाल देंगे तो जो बाहर का रह गया है ये है आपका ए कॉम्प्लीमेंट, जो एलिमेंट्स यहाँ होंगे। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट को अगर मिला दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? यू। ए यूनियन ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ यूनिवर्सल सेट यू। तो ये 4 चीज़ हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, इसको एक बार रिवाइज़ कर लिए यहाँ पे। अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसी इन चारों से और पिछले से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, वो देखना है। उसके बाद थ्योरी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ये अभी तक जो आप पढ़े हो उसका एक अच्छा टेस्टिंग है इसमें, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं इनकरेज करूँगा कि इसको आप लोग खुद सॉल्व करो, फिर यहाँ पे मिलाओ कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। ये डिटरमाइन करना है कि ये ट्रू और फॉल्स है कि नहीं है। इफ़ इट इज़ ट्रू देन प्रूव इट, और अगर फॉल्स है तो गिव एग्जाम्पल दीजिए। यानी अगर ट्रू है, फॉल्स बताना है, और अगर ट्रू है तो प्रूफ कीजिए। यानी ट्रू है मतलब हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए, और किसी एक भी एग्जांपल फॉल्स का अगर एक भी एग्जांपल दे दें तो वो फॉल्स हो गया।
तो शुरू करते हैं पहला से। पहला है कि इफ़ x बिलोंग्स टू a, कोई एलिमेंट है a का x एंड साथ ही साथ यानी x a में है और a जो है वो b में है। अब यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा सेट a है, ये a क्या है, एक सेट है, कैपिटल से है, ये सेट है, पढ़ाया था कैपिटल से सेट होता है, ये एलिमेंट है। तो यहाँ दिया हुआ x एलिमेंट जो है वो a में है और सेट a जो है b में है। देन x बिलोंग्स टू b, क्या x एलिमेंट b में होगा? ये फॉल्स हो गया आपका, क्योंकि सेट a b में है, इसका मतलब ये नहीं है कि a के अंदर का एलिमेंट भी b में हो, ठीक है ना। ये b एक तरह से पावर सेट जैसा है, जिसके एलिमेंट क्या है, जिसके एलिमेंट सेट्स हैं। एग्जांपल ले लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। सपोज़ कीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, कोई एक सेट है a जिसका एलिमेंट 1 है और 2 भी है साथ ही साथ। सपोज़ कीजिए 2 एलिमेंट है, तो x क्या हो गया यहाँ पे, x को भी मान लीजिए 1 मान लीजिए, तो x बिलोंग्स टू a है। अब b क्या है, b एक ऐसा सेट है जिसमें a बिलोंग करता है, यानी इस सेट के अंदर सेट a है 1, 2, ठीक है ना। ये सेट, ये एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे कॉमा पड़ेगा। इसके बाद हो सकता है कुछ और हो सकता है एलिमेंट एक सिंगल नंबर भी हो 4 या नहीं भी हो, और इतना ही बड़ा हो सकता है या सिर्फ इतना ही पे हो सकता है 1 भी। तो a बिलोंग्स टू क्या है, b, ये ट्रू है ना, हो गया यहाँ पे ट्रू। a जो सेट है इसका एलिमेंट है b का, लेकिन क्या फिर देन x, क्या x यानी 1 बिलोंग्स टू b है, क्या 1 b को बिलोंग करता है, एक एलिमेंट है, नहीं है, तो ये गलत हो गया, यानी ये फॉल्स है। 1 b का पार्ट नहीं है, 1 और 2 मिला के सेट b का पार्ट है, 1 इकलौता जो b का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि कैसे ये फॉल्स हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ a इज सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c देन a बिलोंग्स टू c। ये क्वेश्चन है, क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो b का एक छोटा सा टुकड़ा है a इज़ अ सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c। b जो है वो c में बिलोंग करता है पूरा का पूरा, इसी से ये भी सॉल्व हो जाएगा। देन a बिलोंग्स टू c होगा कि नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है। b अगर पूरा c में बिलोंग करता है, यानी b का पूरा सेट एक एलिमेंट है c का, तो b का एक छोटे से टुकड़ा जो सबसेट है वो एक नया एलिमेंट बनेगा c का, यही एलिमेंट से काम नहीं चलेगा। वो ज़रूरी नहीं है कि c में हो, यानी a ज़रूरी नहीं है कि c में हो, यानी ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यानी यहाँ पे एग्जांपल इसी में से ले लेते हैं, ये a जो है इज अ सबसेट ऑफ b है, तो थोड़ा सा बस चेंज करना है, इसी से सॉल्व हो जाएगा वो। ये मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ c, इसको मैं बोल देता हूँ b, और a जो है वो एक नया बना लेता हूँ, उसका सबसेट है यानी 1, ठीक है। अब ये देख लीजिए, a जो है वो सबसेट ऑफ b है, यानी a के सारे एलिमेंट b में है, तो a इज अ सबसेट ऑफ b, ये ट्रू हो गया। एंड b बिलोंग्स टू c, b जो है 1, 2 ये c में है, लेकिन डज दिस इम्प्लाई कि a भी c में है, क्या a जो सेट है c में है, ये नहीं है। इसमें अगर दिया रहता अलग से (1) तो होता कि c में a भी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हो, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों फॉल्स हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, अगला देखते हैं। इफ़ a इज़ सबसेट ऑफ b, एक सेट a है जो दूसरे सेट का सबसेट है, ठीक है। फिर b एंड साथ ही साथ b जो है वो c का सबसेट है, देन a इज़ सबसेट ऑफ c, ये ट्रू होगा। a के सारे एलिमेंट b में हैं, यानी a के जो भी एलिमेंट हैं, 3 थे 4 थे, वो सारे के सारे b में हैं, साथ ही साथ b में कुछ और एलिमेंट भी है, ठीक है। और b के फिर ये सारे एलिमेंट c में है, यानी c जो होगा वो b के सारे एलिमेंट तो रखेगा ही, साथ ही साथ हो सकता है c में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट और भी हो, यानी c में ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है,
यानी ए के सारे एलिमेंट तो हैं ही फिर सी में, तो ये जो है आपका ट्रू है, ठीक है। और इसका फिर अगर ये ट्रू है तो क्या बोल रहा है, प्रूव इट। इसको प्रूफ कैसे करोगे, पहले सारा मिटा देता हूँ मैं। अब इसका प्रूफ देना है, इसका प्रूफ मैं आखिर में देता हूँ। अगला पहले देख लेते हैं, चौथा, इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी देन ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी, ये पूछ रहा है। यानी एक कोई सेट ए है जिसके सारे एलिमेंट बी में नहीं है, और बी के साथ ही साथ बी के सारे एलिमेंट भी सी में नहीं है। तो इसका कहने का मतलब क्या ए के भी सारे एलिमेंट सी में नहीं होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि हम बना सकें जिसमें ए सबसेट हो जाए। जैसे सपोज़ कीजिए, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ए 1 था, बी कुछ भी ले लेते हैं 2 था, तो और सी को सिंपल सबसेट बना देते हैं 1,4, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है ना, सिंपल है। ए जो है बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, 1 बी में नहीं है, तो ये पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। और बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी, तो बी भी सी का सबसेट नहीं है, क्यों, क्योंकि बी में 2 है, 2 इसमें है नहीं, तो बी भी सी का सबसेट नहीं हुआ, ये भी ट्रू हो गया। देन ये बोल रहा है ए भी सी का सबसेट नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ए जो है वो सी का सबसेट है, क्योंकि 1 है, तो ये तो देख के ही गलत लग रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। अगला देख लेते हैं, इफ़ x बिलोंग्स टू a एंड a इज़ सबसेट ऑफ b देन x बिलोंग्स टू b, a इज़ नॉट सबसेट ऑफ b, ठीक है। यानी कोई एलिमेंट x है जो a में है, एंड x इज़ नॉट सबसेट ऑफ b देन x बिलोंग्स टू b। यहाँ x एंड a इज़ सबसेट ऑफ b हो जाता तब ये भले ट्रू हो जाता, लेकिन a इज़ नॉट सबसेट ऑफ b देन x बिलोंग्स टू b, ये तो साफ ही साफ गलत है, ठीक है ना। इसी से ये भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये इसको ए बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोल देते हैं ए। तो ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक एलिमेंट एक्स मान लेते हैं 2 बिलोंग्स टू ए है, देन 2 बिलोंग्स टू बी होगा, ऐसा है क्या, 2 ये बी है, तो क्या 2 बी में है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब छठे पे आ जाते हैं, इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी ए जो है बी का सबसेट है, यानी बी का टुकड़ा है, और एक एलिमेंट एक्स है जो बी में नहीं है, तो एलिमेंट एक्स जो है वो ए में भी नहीं होगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम से इसको देख लेते हैं, ये बी है मान लीजिए, और ए अगर सबसेट है तो इसके अंदर होगा पूरा का पूरा, ये ए है, ठीक है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स को एलिमेंट है जो यहाँ कहीं बाहर है, ये है एक्स, इस बी के अंदर नहीं है, एक्स कहाँ है, कहीं बाहर है, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो एक्स ए का में होगा, सही है, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये बी के बाहर है। अगर बी के बाहर है तो वो ए के बाहर ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि ए इज़ सबसेट ऑफ बी। अगर ए में ये बिलोंग करता तो उसके लिए ये बी में भी बिलोंग करता, तो ठीक है। वेन डायग्राम से एकदम क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। ये ऐसा हो गया वेन डायग्राम, ए जो है बी का सबसेट है एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी बी के बाहर एक्स है, तो क्या, तो सही है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए के भी बाहर होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आप थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं, तो ये तो ट्रू हो गया। अब ये तीसरे नंबर का प्रूफ देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ सी। इसका प्रूफ कैसे देंगे, इसका प्रूफ देने के दो तरीके हैं, या तो आप वेन डायग्राम बना के वहाँ पे दिखा दो, ठीक है, कि ये बी था, ए सबसेट ऑफ बी है, तो ए पूरा इंटायरली इनसाइड बी होगा, यानी ये ए हो गया, ये वाला बी हो गया, एंड बी इज़ ए सबसेट ऑफ सी, यानी बी किसी अगले सबसेट सी के इंटायरली अंदर है, तो ए तो सी के अंदर होगा ही, बाय ए बीइंग इनसाइड ऑफ बी,
बी के पेट में है तो वो सी के अंदर तो है ही। तो ये वेन डायग्राम से इस तरह से अपन बना सकते हैं। लेकिन इसको अगर वर्ड्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसको वर्ड्स में लिखना है तो डिफिनेशन देना शुरू करेंगे। ए सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू अगर ए है तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी भी होगा। ठीक है, और बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी लिख रहे हैं, मतलब इसका मतलब है एंड साथ ही साथ एक्स बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी। यानी अगर कोई एलिमेंट बी में है तो सी में तो होगा ही। ये हम लोग सिंबल से डिफिनेशन दिए थे ए सबसेट बी का, कि अगर कोई एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू है तो इम्प्लाइज वो बी में भी होना चाहिए, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड बी सबसेट ऑफ सी है, यानी अगर एक्स बिलोंग्स टू बी है दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी तो होगा ही। तो इस यूजिंग 1 एंड 2, ये 1 एंड 2 हो गया। पहला है एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लॉइज एक्स बिलोंग्स टू बी, एंड दूसरा है एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लॉइज एक्स बिलोंग्स टू सी। दोनों ट्रू है, एंड मतलब दोनों ट्रू है ऑलवेज। दिस बोथ आर ट्रू फॉर ऑल एक्स, और ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। सो यूजिंग 1 एंड 2 ये आप कह सकते हो कि एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लॉइज एक्स बिलोंग्स टू C, x belongs to A implies x belongs to C, which means this implies A is a subset of C। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि अगर x belongs to A है इसका मतलब x belongs to B भी है, और अगर x belongs to B है इसका मतलब x belongs to C भी है। यानी अगर x belongs to A है तो वो x belongs to C होगा। यानी x A के सारे एलिमेंट C में हैं, तो यानी A इज़ अ सबसेट ऑफ C, जो प्रूफ हो गया, तो ये ट्रू हो गया। अब एक बार इस छठे वाले का प्रूफ भी देख लेते हैं। समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा, लेकिन इसका फॉर्मल प्रूफ कैसे करेंगे? दिया हुआ है कि इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी, और साथ ही साथ एंड एक्स जो है वो बी में नहीं है, तो देन एक्स जो है वो ए में भी नहीं होगा, क्योंकि ए बी का ही पार्ट है। तो अगर बी में नहीं है तो इसका मतलब ए में भी नहीं है। लेकिन इसका फॉर्मल प्रूफ कैसे होगा? ये ए है, ये बी है, और एक्स जो कहीं यहाँ है। इसका प्रूफ कॉन्ट्राडिक्शन से आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले आप इसका डिफिनेशन लिख दीजिए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी इसको यहाँ होगा इफ़ कोई एलिमेंट ए है वो बिलोंग्स टू ए है, दिस इम्प्लाइज वो एलिमेंट जो है आपका बी में भी होगा। दूसरा आप सपोज़ कर लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये जो एक्स है एलिमेंट कोई सा भी, वो बिलोंग करता है ए में, सपोज़। अब ये 1 हो गया आपका। अब यहाँ पे हम लोगों ने सपोज़ कर लिया एक्स बिलोंग्स टू ए है। अब यूजिंग डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम लोग लिख सकते हैं कि क्योंकि ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाई कर रहा है कि ए बिलोंग्स टू बी है, और ये ट्रू है हर एक ए के लिए, तो ये ट्रू है एक्स के लिए भी। तो अगर x बिलोंग्स टू ए है यानी LHS हो जा रहा है लेफ्ट साइड ऑफ इम्प्लाई, तो ये भी इम्प्लाई x बिलोंग्स टू बी भी होगा। यानी यूजिंग वन या लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ ए सबसेट ऑफ बी, x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी, एंड दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन। ये आपका एक कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि गिवन है। क्यों कंट्राडिक्शन हो गया? क्योंकि गिवन x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ये आपका कंट्राडिक्शन हो गया। हैंस प्रूव्ड, हैंस आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये आपका फॉर्मल प्रूफ हो गया उसका। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग काउंटिंग करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। हम लोग A यूनियन B पढ़े थे। A यूनियन B वो सेट होगा जिसमें एलिमेंट A और एलिमेंट ऑफ सेट A और सेट B दोनों होंगे, दोनों मिलाकर लिख दिया गया है। तो इन A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B।
तो ये कुछ इस तरह से होता है कि एन ए यूनियन बी हो जाता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होता है इसका काफ़ी यूज़ है अपने को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो इसका प्रूफ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे होता है ये। इसके लिए एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये अपना वेन डायग्राम हो गया, इसका प्रूफ कर रहा हूँ मैं। तो ये वेन डायग्राम हो गया। ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है। हम लोग पढ़े थे कि ये होता है ए माइनस बी, ये है आपका बी माइनस ए, ये वाला एरिया, और डॉटेड वाला एरिया है ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग पढ़े थे कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए तीनों को मिला दें तो ए यूनियन बी हो जाएगा। इसी का यूज़ करके हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे। कैसे, इसको हम लोग निकालते हैं। ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं, दिस प्लस यूनियन दिस प्लस दिस, ठीक है। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा, जितने एलिमेंट इसमें हैं प्लस इंटरसेक्शन के एलिमेंट अब प्लस इधर वाले के एलिमेंट, 3 टुकड़ों में लिख सकते हैं। तो इसका प्रूफ दे रहे हैं। LHS सपोज कीजिए अपन ले लेते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। ये तीनों को जोड़ देंगे, मिला देंगे तो हमको ए यूनियन बी मिल जाएगा, है ना। तो ये तीनों का सम कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें ये पता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो ए माइनस बी में है प्लस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए जो है ये अगर ए ड्रॉ करते हैं और ये इंटरसेक्शन है तो ए माइनस बी के एलिमेंट प्लस ये वाला ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये मिला दें तो अपने को नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए मिल जाएगा। दोनों का सम होगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, इसको पहले लिख देते हैं, प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी चीज़ को एक बार और प्लस करके एक बार और जोड़ घटाव कर लेते हैं, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी और माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों कट जाएगा तो एक ही चीज़ है। लेकिन अपन अब क्या कर सकते हैं, क्या पेयर बना सकते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए, है ना। उसी तरह नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, ये बी माइनस ए है इतना दूर, अब प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों मिला के हो जाएगा एन बी, और ये रह जाएगा माइनस वाला माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका एक फॉर्मल प्रूफ हो गया, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको सिंपल वर्ड्स में भी समझ सकते हैं कि हमको नंबर ऑफ़ एलिमेंट काउंट करना है ए और बी में, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए काउंट कर लिए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी काउंट कर लिए, लेकिन जो ए और बी दोनों में कॉमन है वो 2 बार काउंट हो गया है, वो ए में भी काउंट हो गया है और वो बी में भी काउंट हो गया है, तो इसलिए एक बार उसको घटा लिए हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट वाले को एक बार घटा लिए, यानी एन ए लिखें, एन ए प्लस एन बी, तो इसमें ये वाला पोर्शन 2 बार काउंट हो गया है तो एक बार घटा लिए।
तो ये फार्मूला है और इसका काफ़ी यूज़ है। तो अगर इसी तरह 3 सेट होता तो क्या होता फार्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। 3 सेट का यूनियन है तब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? इसका फार्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तीनों को जोड़ दिए, लेकिन जो ए और बी में जो कॉमन है वो 2 बार काउंट हो गए, एन ए में भी काउंट हो गए, एन बी में भी काउंट हो गए, तो इसलिए एक बार उसको घटा लीजिए। उसी तरह जो बी और सी में कॉमन है वो भी 2 बार काउंट हो गए हैं, एक बार बी में भी काउंट हो गए, एक बार एन सी में भी काउंट हो गए, तो एक बार उसको भी घटा लीजिए, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। उसी तरह जो ए में और सी में कॉमन है वो भी 2 बार काउंट हो गए, उसको भी एक बार घटा लीजिए, एन ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन जब ये घटाए हैं, अब सपोज़ कीजिए जो तीनों में कॉमन है, ए बी सी तीनों में कॉमन जो है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो इसमें भी जुड़े, इसमें भी जुड़े, इसमें भी जुड़े, 3 बार जोड़ दिए जो तीनों में कॉमन है, और वो इसमें भी होंगे, जो तीनों में कॉमन है वो ए और बी में भी कॉमन होगा, वो बी और सी में भी आएंगे और वो ए और सी में भी आएंगे। यानी उसको हमने 3 बार जोड़ा और 3 बार घटा दिया, तो उसको तो एक बार भी नहीं जोड़ा, इसलिए एक बार जोड़ लेंगे, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला होता है 3 सेट के लिए। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। इसको प्रूफ ऐसे करते हैं, इसको अपन 2 के पेयर में कर सकते हैं। जैसे एन हमने पढ़ाया था एन एसोसिएटिव लॉ, तो इसको हम लोग 2 वाले फार्मूला की हेल्प से खोल लेंगे। इसको इस तरह से लिखते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी को एसोसिएटिव के हिसाब से लिख देते हैं। इसको इस तरह से लिख देते हैं, ये ए है यूनियन बी यूनियन सी को एक मान लेते हैं, ठीक है। इसको एक टर्म मान लीजिए, डी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, और ये एक है। तो अब ये 2 वाला फार्मूला लग जाएगा, इसमें ब्रैकेट लगा दिए हैं ये। तो ये एक तरह से हो गया एन ए यूनियन दूसरा सेट डी, तो ये हो जाएगा एन ए प्लस सेकंड एन बी यूनियन सी माइनस क्या हो जाएगा, एन ए होता था एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए का इंटरसेक्शन इससे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये हो गया, 2 वाले का फॉर्मूला लगा दिए, तो ये आपका हो गया। अब ये तो वैसे ही रहने देते हैं, इसको खोल लेते हैं 2 वाले फार्मूले से, तो ये हो जाएगा एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। और इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव फार्मूला लगा लेते हैं सब इसमें, इस वाले में। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ नहीं, ये माइनस था, ये आपका हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग जो पहले पढ़े थे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इसका, अब फिर ये 2 वाला फार्मूला हम इसमें लगा सकते हैं। ये एक तरह से है एन सम सेट डी यूनियन ई, तो ये 2 सेट वाला फार्मूला इसमें लग जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, यहीं पे लिख देता हूँ इसके बदले, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस में था माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में लिख देता हूँ, चलिए, प्लस ये इसका फार्मूला लिख रहा हूँ एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, या इस दोनों का इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, यानी ये बेसिकली है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्योंकि ए का आपस में ये एसोसिएटिव होता है आपस में, तो पहले किसी को भी कर ले, ए को इधर बाहर लेके आ जाए, ए का इंटरसेक्शन ए ही रह जाएगा। तो ये बेसिकली है एन
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये करली ब्रैकेट बंद। अब इसको खोल दीजिएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, प्लस हो जाएगा ये एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 का फार्मूला ये हो गया। इसमें दो वाले का फार्मूला हम लोगों ने यूज़ कर लिया है। और उससे ये सॉल्व होकर आ गया है। तो ये फाइनल चीज़, ये 2 फार्मूले हैं, इसका यूज़ काफ़ी पड़ेगा। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश, 25 नो बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। ग्रुप में कितना स्टूडेंट है वो पूछा जा रहा है, जिसमें सेट बनाते हैं इसमें इस तरह से कि लेट एच बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको आता है नो हिंदी। ठीक है, इनका फिर नंबर ऑफ एन एच दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी वाले 100 स्टूडेंट्स को हिंदी आता है। दूसरा है 50 नो इंग्लिश, तो ई एक सेट बनाते हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु नोज इंग्लिश, तो एन ई दिया हुआ है 50। एंड 25 नो बोथ, यानी ई इंटरसेक्शन एच हो गया, जिनको ई भी आता है और एच भी आता है। एन ई इंटरसेक्शन एच दिया हुआ है 25। तो आपको क्या निकालना है, ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, यानी जितने भी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि यूनिवर्सल सेट अगर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है तो हिंदी और इंग्लिश के बाहर कुछ नहीं है। यानी ये वो स्टूडेंट होते हैं जिनको ना हिंदी आता और ना इंग्लिश आता, लेकिन ये दिया हुआ ईच ऑफ स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, यानी सारे स्टूडेंट को या तो ये आता है या ये आता है। यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो था वो ए यूनियन बी होगा, यानी हमको ए यूनियन बी निकालना है। यूनिवर्सल सेट वही होगा जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है। अगर ये नहीं होता तो नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हम नहीं बता पाते, फिर हम वो बता देते कि कितने लोग हैं जो या तो हिंदी जानेंगे या इंग्लिश जानेंगे। ये हम जान जाते, ये इसका फार्मूला होता है एन ई, जितने स्टूडेंट इंग्लिश जानते हैं प्लस जितने स्टूडेंट हिंदी जानते हैं माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच। ठीक है, एन ई दिया हुआ है 100 प्लस एन एच दिया हुआ है 50। इसमें से जो दोनों जानते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में काउंट हो गए, तो एक बार घटा लीजिए 25, ये हो जाएगा 125। यानी 125 स्टूडेंट वो हैं जो या तो इंग्लिश जानते हैं या हिंदी जानते हैं, यानी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज जानते हैं। यानी ये इसका बड़े में बना लीजिए, तो ये है दोनों मिला के है हो गया 125। जो कॉमन वाला था वो था 25, तो यानी सिर्फ जो ये इंग्लिश है मान लीजिए, या इसको हिंदी कर लीजिए, बड़ा सेट है इंग्लिश, तो सिर्फ हिंदी जानने वाले कितने हो गए, 25 घटा दीजिए 100 में से, तो ये इधर 75 हो गए और इधर ये 50 था तो इधर 25 हो गए। टोटल कितना हो गया, 25 प्लस 25 50 प्लस 75 125। सिर्फ इंग्लिश अगर पूछता हु नो ओनली इंग्लिश कितने स्टूडेंट्स होंगे ऐसे, तो ये होगा 25 वो होंगे जो दोनों जानते हैं इंग्लिश और हिंदी, और सिर्फ हिंदी जानने वाले ये 75। और यूनिवर्सल सेट भी यही हो गया क्योंकि इसके बाहर दिया हुआ है कोई नहीं है। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी या इंग्लिश में से कुछ ना कुछ उनको ज़रूर आता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 125। सिंपल सा है, इस तरह से सेट बना के वेन डायग्राम से आप समझ भी सकते हो या सिंपल फॉर्मूला लगा के आप बना भी सकते हो। थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही।